गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारा एजू गुरुकुल इनिशिएटिव एक ड्रीम क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आज के टाइम पे जो मैं चीज रियलाइज की, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? भी जहां पे कोई भी पर्सन, भले ही वो लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है सोसाइटी में, बट वो अपर स्टेटस तक जा सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से, लेकिन आज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसे ही हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी सेंट्रल सर्विस और स्टेट पीएससी सर्विस, जैसे पीसीएस जो स्टेट पीएससी सर्विस है। तो अभी इनके ऊपर, इनके लिए जाने के लिए, पहुंचने के लिए करनी पड़ती है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन तो भी प्रेपरेशन के लिए चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रेपरेशन बहुत टफ है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो कोचिंग, जैसे दिल्ली में जाओगे तो जीएस की फीस 1.75 लाख, ऑप्शनल की फीस अप्रोक्सीमेटली 50,000, फिर ऊपर से टेस्ट सीरीज की फीस, एक सोशियोलॉजी की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज वहां से 25,000 की, और ऊपर से महीने का रहने का खर्चा 20 से 25,000। तो कुछ लोग ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो वही एक विजन था भी, जो एजुकेशन है वो फ्री की जाए। क्योंकि सोशियोलॉजी जब मैंने भी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने देखा था कोर्स भी, मतलब जो कोर्सेज है बड़े ही ना डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, किसी ने उसको डिस्कस ही नहीं किया। अगर जैसे मॉडर्निटी है, 5 मिनट में लेक्चर, सीरियसली मॉडर्निटी, जबकि इसमें से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 5 मिनट में मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या है? मॉडर्निटी को कभी डिस्कस ही नहीं किया किसी ने। तो फिर वो बच्चा जो कि दिल्ली से कोचिंग ले रहा है और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो वो कंप्लीट कैसे करेगा? तो मेरा यही था भी, इसको जितना ज्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, क्योंकि नोट्स मैंने बता रखे हैं आपको, पहले लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, बुक्स अपलोड कर रखी हैं भी, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। तुषार अंशु सर के नोट्स मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी, नितिन सांगवान सर की बुक है वो मैंने अपलोड की, प्लांट अफेयर्स बताए, और एक शायद एक अलग से सीरीज चलाए जिसमें हम सिर्फ जो सोशियोलॉजी लेक्चर के करंट अफेयर्स हैं, जो सोशियोलॉजी एक आपके टॉपिक से, पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स हैं, वो आपको बेनिफिट पाए। तो हम इसको एलेबोरेशन हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको नोट्स पढ़ने ईजी हो जाए और आपके पास हर एक टॉपिक पे लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट हो। तो दिस सेशन, आज का लेक्चर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पेपर 1 का, मॉडर्निटी, प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल आईआरएस। ऑलरेडी मैंने 3 सेशन ले चुका हूँ, जहां पे मैंने बुक्स, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस की, पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया, पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस किया। तो आज हमारा मॉडर्निटी। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रो। I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala, 2014. In 2016, I've given my first attempt and I got IRTS. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRIS Customs and Indirect Taxes. Now in fourth attempt, because of this COVID-19, our results got delayed and I'm waiting for my interview results. तो जो पहला पेपर 1 का पहली यूनिट है, जो पेपर 1 का पहला है, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, तो उसमें पहला टॉपिक मॉडर्निटी, फिर एक सेशन इस पे हो जाएगा, फिर उस पे एक सेशन सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एक सेशन इस पे होगा, स्कोप एंड सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, एक सेशन इस पे, सोशियोलॉजी इन अदर साइंसेज, एक सेशन इस पे, सोशियोलॉजी इन साइकोलॉजी, एक इस पे, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉमन साइंस,
तो ऐसे हम एक एक टॉपिक को एक एक सेशन लेते रहेंगे, ताकि आपको जब भी एक टॉपिक पे कुछ भी आए, आपके पास एक टॉपिक कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए आप उस पर लिख सको, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक मॉडर्निटी। तो पहले सोशियोलॉजी क्या है? द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर दैट सराउंड्स अस एवरीडे लाइफ। सोशियोलॉजी एक इंडिविजुअल है, उसके अराउंड मतलब सोसाइटी की स्टडी करनी है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी की स्टडी करते हैं, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। तो पैटर्न्स देखते हैं रिलेशनशिप में, पैटर्न्स क्या है सोशल रिलेशनशिप में, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं बिटवीन द टू पीपल। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टडी करते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, सबल्टन पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, and the culture that surrounds everyday life. It is social science that use various methods of empirical investigation and critical analysis to develop a body of knowledge about social order and social change. Social order and social change. अब इसकी एग्जांपल, it uses the various methods of empirical investigation and critical analysis to develop a body of knowledge. Emil Durkheim जो हमारा थिंकर है, तो उन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, सारा डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम पुलिस स्टेशन, ऑन द सुसाइड्स, उसको एनालाइज किया एंड तब उन्होंने दी थ्योरी ऑफ सुसाइड। और उन्होंने बताया कैसे जो सुसाइड है वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, वो एक सोशल फिनोमेना। तो मींस कैसे हम बॉडी जो नॉलेज है वो डेवलप कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अभी क्या है सोशियोलॉजी? बड़ा ही यंग डिसिप्लिन है, बहुत यंग डिसिप्लिन। दो 300 साल पुराना है मैक्सिमम। 200 साल, 150-200 साल पुराना। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये बहुत एंशिएंट टाइम चलते आ रहे हैं। तो सोशियोलॉजी क्या हुआ भी जो अभी डेवलप हुआ, और ये डेवलप कहाँ पे हुआ? यूरोप में डेवलप हुआ। तो यूरोप में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको स्टडी करने के लिए एक हमें डिफरेंट डिसिप्लिन चाहिए होगा, जिसको हमने सोशियोलॉजी का नाम दिया। तो हम देखते हैं पहले क्या हुआ। तो पहले हम स्टडी करते हैं मॉडर्निटी। तो मैं सारी स्टोरी ये आपको इंटरलिंक करता रहूंगा चीजों को। तो मॉडर्निटी कहां से आई? द मॉडर्न वर्ड, थिंकिंग न्यू, डिफरेंट। ये फिक्स नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, बट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल। कुछ नया थिंक किया, जिसको मॉडर्निटी कहते हैं। तो मॉडर्निटी एक्चुअली देखिए अगर आप, तो मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी है, एक मॉडर्न सोसाइटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर, लॉ कौन सा है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजियस बुक्स हैं। जैसे हमारे जहां पे थी इंडिया में मनुस्मृति, धर्मशास्त्र। जैसे अभी भी आप देखते होगे जो ISIS है, ये कौन सा लॉ चलता है? शरिया लॉ सोसाइटी का। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमने भी बनाया, सबसे पहले US ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिली, जहां पे जॉइंट फैमिली है और जहां पे न्यूक्लियर फैमिली है। अभी ये मॉडर्न सोसाइटी, उस टाइम इन द टाइम्स ऑफ यूरोप, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रीज हुई, तो जो जहां पे गांव में रहती थी, जैसे इंडस्ट्री कहां पे है? सिटी में। विलेज में क्या था? फैमिली, जॉइंट फैमिली। अभी इंडस्ट्री हुई, इंडस्ट्री के लिए माइग्रेट करना पड़ता है, पूरी फैमिली को जाना, शहर में रहना, सस्टेन करना मुश्किल है। तो जहां पे क्या था?
दोनों हस्बैंड वाइफ चल रही है, हस्बैंड काम पे जा रहा है, वाइफ घर पे डोमेस्टिक वर्क कर रही है, न्यूक्लियर फैमिली। ये उस टाइम मॉडर्न थी न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन आज के टाइम पे वही है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन आज के टाइम पे फैमिली की न्यू फॉर्म, लिविंग रिलेशनशिप एंड होमोसेक्सुअल फैमिलीज। सोसाइटी वहां पे है हायरार्की, हमारे जहां पे थी इंडिया में वर्ना सिस्टम, 4 वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी इक्वालिटी, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है इक्वालिटी, सोशल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये मॉडर्न सोसाइटी। बट इक्वालिटी मॉडर्न सोसाइटी में है? अगर आज मॉडर्न सोसाइटी में इक्वालिटी होती तो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट ना चल रही होती, जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट ना हो रहे होते। क्योंकि आज भी मॉडर्न सोसाइटी, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज, वहां पे भी रेसिज्म है। तो इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा, लेकिन रियल में क्या प्रैक्टिस करते हैं? जैसे मैंने बताया हायरार्की इंडिया में वो थी, क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम। वैसे ही वेस्ट में क्या था, रेस, जो ब्लैक्स को स्लेव बना लेते थे। इकोनॉमी क्या थी, फ्यूडलिक इकोनॉमी थी। देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी और मैं मॉडर्न सोसाइटी को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैंने आपको लॉ बताया, वहां पे लॉ कैसा था ट्रेडिशनल सोसाइटी में, रिलीजियस बुक्स, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल स्ट्रक्चर कैसी थी, फैमिली कैसी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जॉइंट, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर। सोसाइटी कैसी थी, हायरार्की, जहां पे इक्वालिटी। इकोनॉमी फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या है, ये फ्यूडलिज्म है, जहां पे ये फार्म लैंडलॉर्ड होते थे, ये लैंडलॉर्ड होते थे, जहां पे इनके नीचे जो नाइट्स होते थे, और नाइट्स के नीचे क्या होता था, ये वर्कर्स। और ये जो लैंडलॉर्ड थे वो उनको क्या थे, किंग को जो भी सर्विस प्रोवाइड करते, फ्यूडलिज्म। जो लैंडलॉर्ड थे वहां पे जो वर्कर काम करते थे, कुछ परसेंट उसको, आप देखिए, उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, उनको शेल्टर मिलता था, फूड देते थे, और बदले में उनको क्या देते थे, वो रेंट देते थे, जहां अपनी सर्विसेज देते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में, फ्यूडलिज्म। लेकिन बाद में वो क्या हुआ, कैपिटलिज्म। जब जो लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में जो मेन डिफरेंस था, फ्यूडलिज्म में जो भी सरप्लस होता था उसको वो किस पे करते थे, आयाशी करते थे, मतलब लग्जरियस लाइफ जीते थे। लेकिन कैपिटलिज्म में जो प्रॉफिट होता था उसको री इन्वेस्ट करते थे, और मैक्सिमम जो लेबर थी उसको एक्सप्लॉइट करते थे। ये देखिए, ये एक पिरामिड बनाया हुआ है कि कैसे लेबर एक्सप्लॉइट हो रही है, बुर्जुआस कैसे उसका आनंद ले रहे हैं। और ये जो शोल्डर्स जो हैं, आर्मी के बंदे हैं, जिनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो चर्च है वो भी कैसे कैपिटलिज्म का साथ दे रही है, किंग भी कैसे साथ दे रहे हैं एंड में जो प्रॉफिट है। लेकिन एंड में सफर कौन कर रहा है, द वर्कर्स। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हुआ, फ्यूडलिज्म। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कैसा था, कैपिटलिज्म। पॉलिटी मोनार्की, मॉडर्न सोसाइटी डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी भी एक, मॉडर्न सोसाइटी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी होती तो मैंने वही बताया, रेसिज्म ना होता। डेमोक्रेसी, एवरीवन इज इक्वल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मोनार्की, किंग, किंग इज लॉ, जो किंग ने बोल दिया वो लॉ है। तो इसी को, मोनार्की को एबॉलिश करने के लिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ना। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंस था। तो जब ये डिफरेंस आने लगे, ये सब कुछ आने लगा, तो इनके कारण जो चेंजेस आए उसको स्टडी करने के लिए एक हमें न्यू डिसिप्लिन चाहिए था। तो उसी के लिए हमें सोशियोलॉजी को बर्थ देना पड़ा। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप।
तो अभी ये मॉडर्निटी कैसे आई? मॉडर्निटी यूरोप अंडरवेंट मेनी चेंजेस एंड इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो डिफरेंट फेजेस थे। तो पहले एक डार्क एज का फेज था, उसके बाद रेनेसांस का फेज, फिर साइंटिफिक और कल्चरल मॉडर्निटी, फिर पॉलिटिकल मॉडर्निटी, फिर इकोनॉमिक मॉडर्निटी। तो मींस क्या हुआ? डार्क एज, वहां पे रेनेसांस हुआ, रेनेसांस से क्या हुआ? साइंटिफिक एंड कल्चरल मॉडर्निटी, फिर पॉलिटिकल मॉडर्निटी आई इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर इकोनॉमिक मॉडर्निटी आई। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रही है ना, मॉडर्निटी समथिंग न्यू, पॉलिटिकल कल्चरल में कुछ नया आया, साइंस में कुछ नया आया। क्योंकि मॉडर्निटी क्या है? थिंकिंग न्यू, डिफरेंट। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ नया आया एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ नया आया। तो इन सब से एक सोसाइटी में काफी ज्यादा चेंजेस आए। उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी आया। तो ऐसा नहीं था भी सोशियोलॉजी, सोशल डेलिब्रेशन पहले नहीं होती थी। सोशल डेलिब्रेशन पहले भी होती थी एंशिएंट टाइम्स में। रिपब्लिक ऑफ प्लेटो सोसाइटी के बारे में स्टडी किया। दी ऑफिस ऑफ सिसिरो, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो सोशियोलॉजी की बात पहले ही होती थी। There is always a connection between the social condition of a period and the ideas which arise and are dominant in the world. तो सोशल कंडीशंस उस टाइम के आइडियाज को वो करती थी। जब सोशल कंडीशन देखी गई, किंग अशोक ने देखी भी, जहां पे अपने आप में जो आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं, उस टाइम अशोक ने देखा सोशल कंडीशन क्या थी। हिंदू बुद्धिस्ट जैनिज्म लड़ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम फिर एक न्यू आइडिया आया। आइडिया क्या था? धम्मा पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ धम्मा। सर्वो धर्मा समाभावना, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो हम ये देखते हैं, तो ये एक सोशियोलॉजी कैसे वो हुआ, ये मॉडर्निटी क्या है। तो अभी हम डिफरेंट फेजेस देखते हैं। तो यूरोप में क्या फेज थे? तो यूरोप में भी फेज थे। पहला था डार्क एज। तो डार्क एज क्या है? डार्क एज ऑफ यूरोप, डार्क एज ऑफ यूरोप, जो चीज हमने उस टाइम 14 सेंचुरी में देखी, जो भी ये एक्चुअली शुरू हुई थी आफ्टर द 6th सेंचुरी, जब अरब, जब रोमन एम्पायर वो हुआ था, और टिल द रेनेसांस। तो डार्क एज यूरोप की क्या है जो आज हम देखते हैं सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, वो उस टाइम हो रहा था। रिलीजियस लीडर्स बेवकूफ बना रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। डार्क एज ऑफ यूरोप, कुछ नहीं आपको साइंटिफिक रैशनल को, आपको यानी कि कुछ भी अगर साइंटिफिक रैशनल करता, जैसे कि चर्च क्या मानता है? चर्च मानता है हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक मींस अर्थ क्या है? सेंटर में है, सभी प्लैनेट सन वगैरह इस पे वो करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और अर्थ क्या थी? फ्लैट, फ्लैट। ये हीलियोसेंट्रिक व्यू था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया नो सर, यू आर रॉन्ग। अर्थ क्या है? गोल है, और अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में सन है। जब वो कहते हैं हमारी तो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको करते थे तो लोग उसको हेरेसी करके उसको जिंदा जला देते थे। साइंटिस्ट को जो भी मतलब एक रैशनैलिटी को, लॉजिक की बात करता था, जहां पे सबको चर्च की वो बातें माननी पड़ती थी, जो चर्च ने कह दिया वो सत्य है। आज भी ऐसा ही है ना इंडियन सोसाइटी में, देखो। अगर कोई रैशनलिस्ट बात करता है कलबुर्गी, तो उनको मार रहे हैं। तो देखिए मतलब कैसे हिस्ट्री फिर से अपने आप को रिपीट करती है। उस टाइम चर्च ने क्या था? चर्च ने किया भी, ये हमारे पास टिकट्स हैं हेवन की, आप बुक करवाओ, हेवन में सीट बुक करवाओ।
ये टिकट खरीदो, हेवन में सीट बुक करवाओ। चर्च इतना करप्ट हो गई थी। लेकिन डार्क एज जब यूरोप की थी तब, लेकिन इस्लामिक एम्पायर में क्या हो रहा था, बगदाद, one Europe existed in dark age and Islam carried the torch of learning. Now we Muslims live in dark age. तब जो चर्च, जो इस्लामिक एम्पायर था, बगदाद में एक कल्चरल सेंटर था जहां पे जो पुरानी एंशियंट ग्रीक राइटिंग सब स्टडी की जा रही थी। तो लेकिन आज देखिए इस्लाम, टुडे इस्लामिक टेररिज्म इज रियलिटी। इट्स सैड बट इट्स रियलिटी। आईएसआईएस, तालिबान। अभी देखिए, किसी टाइम इस्लाम एक मॉडर्न था, क्योंकि इस्लाम, अगर इस्लाम के अगर आप आइडियाज देखो तो जो मॉडर्न आइडियाज हैं वही हैं इस्लाम के। इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये मॉडर्न सोसाइटी का, तो इस्लाम का भी वही था। लेकिन आज देखो तालिबान, आईएसआईएस क्या कर रहे हैं। तो ये थी डार्क एज ऑफ यूरोप। अब डार्क एज ऑफ यूरोप आई तो कुछ लेकिन थिंकर्स आए, उन्होंने कहा नो, चर्च बहुत गलत कर रही है। तो एक एनलाइटनमेंट पीरियड हुआ, जब उनके थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने क्या किया, मतलब क्वेश्चन की, जो चर्च की वो चीजें थी वो क्वेश्चन करनी शुरू कर दी। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आया जिसको रेनेसांस कहते हैं, न्यू अवेकनिंग, रेनेसांस। तो एक्चुअली रेनेसांस कोई न्यू अवेकनिंग नहीं थी। जब कंस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, कंस्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तब लोगों ने एक बुक करना शुरू किया, रेनेसांस, न्यू अवेकनिंग, न्यू आइडियाज के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन रेनेसांस कुछ न्यू अवेकनिंग थी। रेनेसांस में उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने जो एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट थे उनको स्टडी करना शुरू किया। उनको पता चला अभी हम कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थे पहले। So the Enlightenment period marked a radical change from the traditional thinking of feudal Europe. It introduced a new way of thinking, looking at reality. Individuals started questioning each and every aspect of life, and nothing was considered sacrosanct, from the church to the state to the authority of the monarch and so on. सब कुछ इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। चर्च को क्वेश्चन किया, चर्च को क्वेश्चन किया तो कंसेप्ट क्या है, सेकुलरिज्म। मनार्क कंसेप्ट क्वेश्चन किया तो क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड कंसेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी। They started questioning everything, everything means everything. इंडिया में भी हुआ। जैसे इंडिया में कौन है रेनेसांस का फादर, इंडियन रेनेसांस का फादर कौन है, राजा राम मोहन रॉय। एबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज की बात होने लगी, द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, उसकी बात होने लगी। तो रेनेसांस इंडिया में भी आया। वो कैसे आया वो हम लेटेस्ट, लेकिन अभी यूरोप में कल्चरल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कल्चर रेवोल्यूशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, सब क्या हुआ, दे फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग। क्योंकि अगर आप देखोगे, इन्होंने कहा भी ह्यूमन को आप ज्यादा वो दो। पहले क्या था, सब कुछ चर्च चर्च चर्च, ह्यूमन बीइंग। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंस की डिस्कवरीज हुई। जब साइंस की डिस्कवरीज हुई, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, तो उन्होंने किसको बर्थ दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। और जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। ये दो जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप इतना समझना भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, मोनार्क उसको रिप्लेस करके डेमोक्रेसी लेकर आए। मोनार्क जो किंग था उसको रिप्लेस करके डेमोक्रेसी लेकर आए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ब्रेक करके इंडस्ट्रीज लगी। न्यू इंडस्ट्री लगने के कारण जो एक रेवोल्यूशन आई, रेवोल्यूशन का मतलब एक चेंज आया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी इसको जो एक नितिन सांगवान की जो बुक है, मैंने वहां से जो डायग्राम उठाई है। जब भी आपको आता है ना एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये डायग्राम पक्का बना के आइए, आंसर में अच्छे नंबर मिलेंगे। और नितिन सांगवान की बुक से
तो जो मैं चीजें बताई उसको समराइज कर देते हैं कि क्या हुआ। डार्क एज थी जब चर्च बहुत ज्यादा करप्ट थी, डान ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट। मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस, सोशल मॉडर्निटी जब कंसेप्ट आए, सेकुलरिज्म, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिडिल क्लास, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। लेकिन इन्होंने नए चैलेंज लेकर आए। न्यू चैलेंज क्या थे? न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी, न्यूक्लियर फैमिली, इकोनॉमिक चैलेंजेस, न्यू क्राइम्स, पुअर लिविंग कंडीशन। अब आ रहे थे वहां पे स्लम्स में रहना पड़ता था, अर्बन सेंटर्स में। अभी भी इंडिया में देख सकते हो स्लम, धारावी स्लम। आज के टाइम पे कोविड-19 जो सबसे ज्यादा असर कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? धारावी स्लम में। तो इन सबको स्टडी करने के लिए फिर पॉलिटिकल चैलेंज, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो बहुत सारा क्योस आ गया जहाँ पे, तभी तो राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हुआ था। तो इन सब चेंजेस को स्टडी करने के लिए भी नीड है न्यू डिसिप्लिन, क्वेस्ट फॉर आंसर। तो साइंटिफिक एक ऐसा भी ना हो, मतलब यार ये तो जर्नल बातें बोल रहे हैं, तो उसको कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज भी होनी चाहिए और कुछ इंटेलेक्चुअल भी। तो एमरजेंसी एंड डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो याद रखिए, डार्क एज, फिर मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी के बाद क्या आई? पॉलिटिकल मॉडर्निटी, सोशल मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी। उनसे जो चेंजेस आए उनको स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ। तो एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। तो फ्रांस में जिन्होंने सोशियोलॉजिकल थॉट्स डेवलप किए, मोंटेस्क्यू, रूसो, सेंट सिमन, कॉमट, टॉकेविली, डर्खिम, अल्थुसर एंड बॉड्रिलार्ड। तो इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, जैसे जैसे सब्जेक्ट को ओपन करते जाएंगे। और जर्मनी में कैंट, हैगल, फ्यूरबैक, कार्ल मार्क्स, बेबर, डिल्थे, हॉर्खीमन, हाबरमास, कूज, फ्रैंकफर्ट स्कूल। और इटली में प्रेटो, मॉस्का, जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज दी थी ऑफ पावर, लीड थ्योरी, पॉलिटिकल लीड के बारे में बताया, प्रेटो, मॉस्का। फिर ब्रिटेन में कौन कौन थे? एडम स्मिथ, रिकार्डो, स्पेंसर, गिडेन। और यूएसए में मीड, मीड हमारा जो जीएच मीड थिंकर है, शिकागो स्कूल, मेल, सोरोकिन, पिटरिम सोरोकिन, पार्सन्स, तालकोट पार्सन्स, आर के मार्टन, वर्जर, पीटर वर्जर एंड वॉलस्टीन, वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और इंडिया में जीएस गुरे, डीपी मुखर्जी, डुमो, लुई डुमो, ए आर देसाई, आंद्रे बेते एंड एम एन शर्मा। तो इन सभी ने जो सोशियोलॉजिकल थॉट्स को एक इनरिचमेंट किया थ्रू अपनी थ्योरी, थ्रू देयर थ्योरी। तो अब देखिए, अब इनका क्या था, जब मॉडर्निटी आई तो एवरीबडी सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी। जब इकोनॉमिक मॉडर्निटी आई सभी ने कहा अरे यार हमें तो फ्यूडल लॉर्ड्स बड़े तंग करते थे, जो क्योंकि जब इकोनॉमिक मॉडर्निटी आई तो क्या कहा, जो सर्फ थे, क्योंकि दो क्लासेस थी, लॉर्ड्स एंड सर्फ। जो सर्फ क्या होते थे? जो वर्कर्स थे, जो लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम करते थे। तो जब इकोनॉमिक मॉडर्निटी आई तो सर्फ ने कहा अरे यार बहुत एक्सप्लॉइट करते लैंडलॉर्ड, अब बढ़िया मैं अर्बन सिटी में काम करूंगा, आजाद हूं मैं, आगे तो मैं लैंड से टाई होता था, अभी मुझे इसी लैंड में काम करना है। तो एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो सभी ने कहा यार राजा बहुत बुरा था, राजा तो बहुत हमें एक्सप्लॉइट करता था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, एवरीबडी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी। सब कह रहे थे कि मॉडर्निटी बहुत अच्छी चीज है। चर्च इतना एक्सप्लॉइट करती थी, चर्च को हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, चर्च आगे इतना इंटरफेयर करती थी, अब चर्च सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ले आए। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्या होता है? भी चर्च और स्टेट सेपरेट है। जब जो सेकुलरिज्म जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लगी तो उसमें बता दूंगा मैं आपको। तो एवरीबडी स्टार्टिंग सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी। यार साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है, मतलब लाइफ बहुत ईजी हो रही है।
तो वही होता है, जैसे कॉइन की दोनों साइड्स हैं वैसे ही मॉडर्निटी की दोनों साइड्स थी। अगर मॉडर्निटी ने कुछ अच्छा किया तो मॉडर्निटी ने कुछ बुरा भी किया। तो इनिशियली क्या था, एवरीबॉडी स्टार्टिंग सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी, बट कुछ थिंकर्स थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के लिए मॉडर्निटी क्या थी, कैपिटलिज्म, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम था। लेकिन उन्होंने कहा यार ये मॉडर्निटी तो बहुत आपकी खराब है, एलिनेशन कर रही है। तो कार्ल मार्क्स ने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया थ्रू एलिनेशन। तो उन्होंने बताया एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द फेलो वर्कर्स, फ्रॉम द वन सेल्फ एंड वंस पोटेंशियल। तो ये एलिनेशन की थ्योरी क्या है, जब कार्ल मार्क्स को एज ए थिंकर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस मैं आपको एक जो टर्म्स हैं इनसे वो करा रहा हूँ, अवेयर करवा रहा हूँ भी क्या कुछ चीजें आएंगी, क्या कुछ आगे आएगा। तो एलिनेशन क्या होती है, एक तरह की इस्ट्रेंजमेंट, एक तरह की आइसोलेशन फील करना। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, यूनाइट ऑल द वर्कर्स, यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चेंज। देखिए कार्ल मार्क्स कैसे चेंज ब्रेक कर रहे हैं। चेंज क्या है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन की चेंज है, क्योंकि कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, सच में एक्सप्लॉयटेशन होता है। बिजनेसमैन का वहां पे है मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। तो मॉडर्निटी, तो उन्होंने बताया भी मॉडर्निटी का फॉल आउट क्या हुआ, एलिनेशन हुई, क्लास एक्सप्लॉयटेशन हुई। तो कार्ल मार्क्स ने कहा इस बैड मॉडर्निटी का सोल्यूशन क्या है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। आप सिर्फ एक बार वर्ड्स याद करते रहिए, सोशलिज्म कम्युनिज्म क्या है, ये सब हम आगे जब थिंक करेंगे कार्ल मार्क्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा एलिनेशन का सोल्यूशन है जो मॉडर्निटी है, बैड मॉडर्निटी है, कैपिटलिज्म एक अच्छी मॉडर्निटी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। एमिल टर्कीम, इन्होंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आ गई, ठीक है जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, लेकिन उसके साथ लॉनेसनेस, नॉर्मलेसनेस, जिसको उन्होंने कहा एनॉमी, जो मॉडर्निटी का फॉल आउट है। द टर्म मीन्स a state of normlessness when there is rapid change in society, conscience collective breaks down and society enters into a zone of transition. Conscience collective जो सेट ऑफ वैल्यूज थी वो ब्रेक डाउन। ये देखिए फॉर इंस्टांस ने फैक्ट्री असेंबली लाइन वर्कर्स हैव टू स्पेंड होल डे doing boring routine activity like fixing screw nails to pieces of machinery. They have to see anything meaning what they do. The term is used by Durkheim to convey a situation in which the individual does not feel integrated in the society. Social norms and values seems unclear and unintegrated, and individual does not feel normally involved with the affairs of society. तभी तो इकोनॉमिक सुसाइड्स हो रहे हैं। अभी जो पीछे से एक सोसाइटी हुआ था सीसीडी के जो फाउंडर थे, तो उनके पास कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन economic societies, pathological society has no concept of right or wrong, is characterized by absence of concise collective and generalized from TOL. अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखो तो चेंजेस आए, लेकिन हमारा वो क्या था, पहले क्या था, पैट्रियार्की, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। तो अभी देखिए कंसाइंस कलेक्टिव ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन कुछ लोगों से टॉलरेट नहीं हो रहा, तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। तो Durkheim believed that he was a part of economic France according to Durkheim, पर उन्होंने कहा ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, ये मॉडर्निटी से फॉल आउट हुआ, लेकिन ये इकोनॉमिक एक टाइम पे आके न्यू कंसाइंस कलेक्टिव को बर्थ देगी, न्यू सोशल ऑर्डर आएगा। मैक्स वेबर ने कहा मॉडर्निटी क्या है, रैशनैलिटी, रैशनल स्ट्रक्चर। लेकिन एक मॉडर्निटी, ज्यादा मॉडर्निटी से एक फॉल आउट क्या हुआ मॉडर्निटी का, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी।
Weber views rationality as a key process of Western civilization. The rationality of economy, politics, culture, and day-to-day existence has important implications. Rationalization leads to disenchantment of the world because science seems to have answers for almost everything, and human beings lose their reverence of rationality. तो मॉडर्निटी का क्या था एक रैशनैलिटी, लेकिन मैक्स वेबर ने कहा कि हमने देखा दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. Rationalization of day-to-day life drives human beings into routines. Life becomes mechanical, predictable, systematic, and hence this can have the effect of making human beings less creative, reluctant to break routines and schedules. जो आज के टाइम पे हमारी क्या है, ब्यूरोक्रेसी. उन्होंने रैशनल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, ब्यूरोक्रेसी. तो अभी आपने देखा होगा, हम भी ब्यूरोक्रेट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ये वही ऑर्डर कुछ न्यू एक भी ऐसा नहीं है कोई नया आइडिया ले आएंगे, क्योंकि वही एक रैशनैलिटी में, उसमें आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी में, और उसी का क्या है, रेड टेपिज्म. अगर आज आप देख रहे हो जैसे ये एलिनेशन है वर्कफोर्स में, तो तभी कभी गूगल वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस कैंपस देखना, वो कितने कूल से बनाए होते हैं कैंपस सब कुछ, ताकि वो एलिनेटेड ना हो. तो मॉडर्निटी के फॉल आउट को चेकआउट करने के लिए वैसे ही जहां पे जैसे आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी है, तो इसको भी ब्रेक डाउन करना है थ्रू क्रिएटिविटी. To Marx, capitalism rooted in the irrationality. To Weber, it is a reflection of rationality. मार्क्स के लिए irrationality कैपिटलिज्म, लेकिन वेबर के लिए क्या है, rationality. तो मैक्स वेबर एज ए थिंकर और कंपैरिजन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड वेबर, क्योंकि कार्ल मार्क्स एंड वेबर में बहुत एक डिबेट चलता है, वो सब हम जब थिंकर्स करेंगे तब स्टडी करेंगे. ऐसे इमाइल दुर्खाइम भी हमारा थिंकर है. इकोनॉमी कैसे आई, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये सब थ्योरीज हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. फिर तालकोट पार्सन्स, इन्होंने बताया भी एक सोसाइटी होती है जो कुछ पैटर्न वेरिएबल ए, पैटर्न वेरिएबल बी, ये पैटर्न वेरिएबल थ्योरी जब ये थिंकर करेंगे, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में और जो मॉडर्न सोसाइटी है, तो अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, अस्क्रिप्शन अचीवमेंट, पार्टिकुलरिज्म यूनिवर्सलिज्म, डिफ्यूजन स्पेसिसिटी, कलेक्टिव ओरिएंटेशन सेल्फ ओरिएंटेशन. तो ये देखिए जिनको डिफरेंशिएट किया भी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के वेरिएबल्स हैं और जो मॉडर्न सोसाइटी के वेरिएबल्स हैं. तालकोट पर्सन, क्योंकि आंसर को लिखना है ना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से लिखो, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के नाम आने चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे भी हाँ यार इस बंदे ने सच में पढ़ा है. इस तरह के पर्सपेक्टिव आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव एक आपने जब मेरा देखा है यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है मेरे यूपीएससी के साथ, तो मुझे समझ आया भी यूपीएससी में किस चीज के मार्क्स मिले. वहां पे नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है, थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती हैं. जैसे हम ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं, एलिनेशन, एनोमी, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, पैटर्न वेरिएबल्स, तो जब आप पेपर 2, मैंने जैसे कल पेपर 2 का जो मेरा लेक्चर 3 है, मैंने पेपर 2 का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था इंडियन सोसाइटी का, तो मैंने बताया था भी वहां पे ना आपको जो क्वेश्चन लगेगा वो जीएस के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना, आपने सोशल पर्सपेक्टिव से लिखना है. तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे लिखा जाएगा, जब हम उसमें पैटर्न वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी बात मेंशन कर रहे हैं, एनोमी मेंशन कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट, क्लास स्ट्रगल, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तब वो सोशियोलॉजिकल आंसर एक लगता है. तो तालकोट पार्सन्स के लिए ये दो तरह के वेरिएबल हैं, और इन दो वेरिएबल्स में एक जो इंडिविजुअल है जब सोशल एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, डायलेमा फेस करता है, तो ये मॉडर्निटी का एक तालकोट पार्सन का व्यू है. ओल्ड्रिच बेक, उसके लिए मॉडर्निटी क्या है, ओल्ड्रिच बेक थिंकर, उसके लिए मॉडर्निटी क्या है कि रिस्क सोसाइटी है, और वो सही भी है. टुडे अगर आप आज देखो रिस्क सोसाइटी क्या है, क्लाइमेट चेंज. अभी अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जो है रिफ्यूजीज की कन्वेंशन है, तो आज किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, रिस्क सोसाइटी. अभी जो कोविड-19 क्या है, कोविड-19 भी ऐसी है ना रिस्क सोसाइटी, कोई नहीं बच रहा, क्योंकि मॉडर्निटी के कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुई.
मॉडर्निटी के कारण ग्लोबलाइजेशन हुई। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, कंट्रीज अपने साथ इंटरडिपेंडेंट हुई। लेकिन अब कंट्री इंटरडिपेंडेंट हुई तो इंटर ट्रेड, इंटर मूवमेंट, इंटर कंट्री मूवमेंट ऑफ पीपल हुआ। तो कोविड-19 जब कोई एक इन्फेक्टेड था चाइना से, वो पूरे वर्ल्ड में हो गया। तो रिस्क ऑफ सोसाइटी, उल्रिच बेक के लिए मॉडर्निटी का फॉल आउट क्या है कि मॉडर्निटी रिस्क सोसाइटी को बर्थ दे रही है। क्लाइमेट चेंज, डिजीज, वॉर्स, में भी कह रहे हैं भी यानी कि इंडिया यूएस चाइना में वॉर हो सकता है। तो उल्रिच बेक क्या करेंगे, मॉडर्निटी रिस्क सोसाइटी। तो अभी जैसे अब पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो जहां पे अगर हम डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं तो रिस्क सोसाइटी कंसेप्ट मेंशन कीजिए। और ऐसे करंट अफेयर से आपको लिंक भी करना है, तो मैंने कोविड-19 सिचुएशन ने किससे लिंक की। वॉलरस्टीन के लिए क्या है, वॉलरस्टीन ने बताया भी मॉडर्निटी का फॉल आउट क्या है, भी जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उन्हें अपनी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से बताया वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये मॉडर्निटी का एक पर्सपेक्टिव वॉलरस्टीन का। उन्होंने बताया कुछ कंट्रीज होती है कोर, कुछ सेमी पेरिफेरी और कुछ पेरिफेरी कंट्रीज होती हैं। तो पेरिफेरी कंट्रीज की जो लेबर है, रिसोर्सेज है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां पे गुड्स वगैरह लेके, तो तब उनको वो, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे जो भी रिसोर्स हैं वो उनके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेमी पेरिफेरी जैसे इंडिया, लो मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यू की नहीं। कोर कंट्री यूएस चाइना, देखिए कैसे ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाइना की अगर आप देखोगे आज, डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी, जो हम्बनतोता पोर्ट था श्रीलंका से, वो क्योर किया ना, तो कैसे अफ्रीका को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अफ्रीका में रिजीम चेंज हो रहा है। तो मीन्स डिफरेंट, क्योंकि एक कंसेप्ट को ना डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के परस्पेक्टिव से, जैसे मॉडर्निटी के क्वेश्चन आया तो मॉडर्निटी के क्या है, मॉडर्निटी को सेलिब्रेट किया, थिंकर्स का क्या है मॉडर्निटी पे, और मॉडर्निटी के फॉल आउट्स क्या है इंडिया में। मॉडर्निटी अभी जब पेपर वन का आप क्वेश्चन करो तो उसको इंडिया में भी लेके जाओ, लेकिन इंडिया में कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कंप्लीट मॉडर्निटी आई नहीं। हमारे जहां पे मॉडर्निटी कैसे आई, ड्यू टू ब्रिटिश रूल। उन्होंने मॉडर्न स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस की, ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की, कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने पुलिस इंट्रोड्यूस की, उन्होंने वो जो भी था डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। डेमोक्रेसी उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस की, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे जोगिंदर सिंह है, वो कह रहे हैं कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। लेकिन जो एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं वो कहते हैं कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर मॉडर्न है, कुछ स्ट्रक्चर मॉडर्न नहीं है। और एक्चुअली हमारे जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हमारे क्या है जहाँ पे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों साथ में चल रही हैं। मैं आज के टाइम मॉडर्न कपड़े पहनता हूँ, ठीक है ना, जीन्स वगैरह जो भी है ट्रेडिशन, लेकिन मैं टेम्पल भी जाता हूँ, एल्डर्स के पाँव भी छूता हूँ। तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का जहाँ पे बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। अभी मॉडर्निटी क्या है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं हमारा कल्चर, रामायण देख रहे हैं, कोविड-19 में अभी देखा था हमने, हम वहां पे महाभारत देख रहे हैं। तो इंडिया में जो मॉडर्निटी है वो कंप्लीट मॉडर्न, जैसे वेस्ट में तो कंप्लीट मॉडर्निटी आई, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, सोशल मॉडर्निटी। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन लोग आज भी वोट किस हिसाब से डालते हैं, मैंने अपनी कास्ट के बंदे को जिताना है, मैंने अपने रिलीजन के बंदे को जिताना है। तो जहां पे कंप्लीट मॉडर्निटी नहीं है, नहीं यूरोप में क्या थी कंप्लीट मॉडर्निटी। और कॉन्टेम्पररी टाइम्स में मॉडर्निटी के फॉल्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जैसे इंडिया में भी हो रहा है, एंड जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट जो अभी यूएस में चल रहे हैं, डी ग्लोबलाइजेशन, अभी डी ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड वॉर्स, राइज ऑफ राइट विंग एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इस्कॉन मूवमेंट, ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म इंडिया में देख लो, अभी रामायण महाभारत लोगों में फिर से वो रिवाइव हो रहा है रिलीजन। तो इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स के मॉडर्निटी के जो फॉल आउट्स हैं या मॉडर्निटी के जो आउटकम्स हैं, ये चीजें हैं, क्योंकि लोग आज के टाइम पे इतना ही मॉडर्निटी से हो गए, वो अभी योगा की तरफ जाने लगे, फिर रिलीजन की तरफ जाने लगे, क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह आपको कोई भी टॉपिक होता है उसको कॉम्प्रहेंसिवली अटेम्प्ट करना है। तो अभी आई होप अगर मॉडर्निटी पे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी तुझे कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज, क्योंकि यूपीएससी में क्या है, कुछ लोग तो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही देता रहा करूंगा हर टॉपिक पे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सच में जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक होता है भौकाल बनाना सोसाइटी में। अरे यार लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। अगर सच में आईएएस बनना है ना तो यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। तो जो प्लीज 3 आंसर लिखने की कोशिश करना। सोशियोलॉजी प्रीएम्पली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, डिस्कस हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मॉडर्न, डिस्कस। तो इस पे लिखिए। आप मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, लिख के मेरी मेल आईडी लिख लीजिए, हर्ष बंसल 1992@gmail.com। मैं जहाँ पे मैं थोड़े बहुत जितना टाइम थोड़ा बहुत लगता हो तो मैं आपके आंसर रिव्यू कर दूंगा कुछ स्टूडेंट्स के। तो क्वेश्चन लिखिए और ये मॉडर्निटी हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो वो सोशल चेंजेस कौन कौन से थे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और बाकी जो इसका टॉपिक्स हैं, जो भी मैं टॉपिक्स कवर कराता रहता हूँ, तो वो सारे के साथ नितिन सांगवान से देख लीजिए, क्योंकि वो एक आपको प्रॉपर कंसोलिडेट, तो मेरा क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग बनाते जाना, आप साथ में रीड करते जाते हो, आपके टॉपिक्स खत्म होते जाए। थैंक यू क्लास। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्योंकि वी आर रियली डूइंग ए वेरी हार्ड वर्क टू मेक दिस थिंग रियलिटी। थैंक यू।